सरकारी योजनाओं के भीतर का सच बयान करती कहानी अभी आपने जिसे सुनी। अब मैं संतोष परिहार जी को आमंत्रित करूंगा जो कि बुरहानपुर से आए हैं। आपके 4 का उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और एक कहानी का प्रकाशन भी हुआ है। एक कविता संग्रह भी आपका प्रकाशित हो चुका है। ये एक अनूठी बात है कि औपन्यासिक कृति आपकी ज़्यादा है और कहानी की कम। बधाई इसके लिए। मैं अब संतोष जी को कथा पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। मां शारदे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथिगण, मेरे कलमकार बंधुओं एवं बहनें, मैं बिगर किसी भूमिका के अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहूँगा। इस कहानी का शीर्षक है छूटते किनारे। उस टूटते पुराने मकान के आसपास से न जाने कितने चक्कर लगाने के बाद थक हार कर हरिशंकर सामने वाले पीपल के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। वहां बैठकर वह एकटक मजदूरों द्वारा तोड़े जा रहे उस मकान को देखने लगा। मजदूर कुदाली मकान पर चला रहे थे मगर चोट हरिशंकर को पहुंच रही थी। कितनी बार कंधे पर पड़े गमछे से आंसू पहुंच चुका था मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग हरिशंकर को राम राम कहकर गुजर रहे थे मगर हरिशंकर उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जितना उस मकान पर से ध्यान हटाने का प्रयास करता उतना कुदाली की मार से गिरती दीवारें, उठती धूल उसका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रही थी। जिस बात से हम बचने की कोशिश करें अक्सर वो बात हमारे सामने आती है। हरिशंकर ने वहां से जाने की भी बहुत कोशिश की मगर मन था कि उठने को नहीं कर रहा था। वह टूटता मकान हरिशंकर का पुश्तैनी मकान हुआ करता था। इस मकान की छत्र छाया में उसकी कितनी पीढ़ियां निवास कर चुकी थी। हरिशंकर ने जीवन के 60 साल इसी मकान की छत के नीचे गुजारे थे। जन्म से लेकर युवा अवस्था के उमंगों भरे दिनों का ये मकान मौन साक्षी था। इसी मकान में वो रामरती को ब्याह कर लाया था। कितना सुखमय जीवन था। पूरे 50 बीघे पानीदार काली चिकनी मिट्टी के खेत था। साल में 2 मौसमी फसलें आ जाती थी। घर के आगे के हिस्से में उसने परचून की दुकान खोल रखी थी। न उधो का लेना न माधो का देना। बड़े आराम से दिन कट रहे थे। हरिशंकर का परिवार बड़ा। अरविंद, विलास, ममता 3 बच्चों के माता पिता बन गए। बेटों को देखकर हरिशंकर फूला अंग में नहीं समा था। ममता सबसे छोटी थी इसलिए सबकी लाड़की थी। हरिशंकर की एक ही साथ थी। खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था मगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इन सुख सपनों में रंग भरने के लिए वह अरविंद और विलास को पढ़ाना जरूरी था। उस समय गांव में प्राइमरी तक की शिक्षा थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। अरविंद पढ़ने में होशियार था। 5वीं की बोर्ड परीक्षा उसने जिले भर में सर्वोच्च अंकों से पास की थी। अरविंद शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। जब बेटे ने इतने अच्छे नंबरों से पास होकर हरिशंकर का नाम रोशन किया था तो वह उसकी यह इच्छा कैसे पूरी नहीं करता। उसने शहर जाके अंग्रेजी माध्यम वाले बोर्डिंग स्कूल में अरविंद का दाखिला करवा दिया। अरविंद शहर जाकर पढ़े तो भला विलास कैसे पीछे रह सकता था। 2 साल बाद विलास भी शहर जाकर पढ़ने लगा। हरिशंकर बहुत खुश था। जब किसी से बात करता अपने बेटों की तारीफ करना नहीं भूलता मगर अंदर ही अंदर बच्चों ने उसे परेशान कर दिया था। बेटों की तो सारी मांगे पूरी कर देता। कटौती होती थी तो सिर्फ खुद पर, रामरती और ममता पर। गांव में 8वीं तक स्कूल हो जाने पर ममता सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाई थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह भी अपने भाइयों की तरह शहर जाकर पढ़े। अपने पिता से तो कह नहीं सकती थी। दबी जबान में उसने रामरती से कहा। जब रामरती ने ये बात हरिशंकर को बताई तो हरिशंकर झल्ला उठा। इसे शहर भेजकर क्या गांव भर में मेरी हंसी कराएगी? लड़की की जात है, घर के 2-4 काम सिखा, इसके काम आएंगे। ममता मन अशोक कर रह गई। माँ के साथ चूल्हे चौकों के कामों में हाथ बटाती। हरिशंकर जब खेतों पर या दुकान का माल लेने शहर जाता तो दुकान संभालती। अरविंद और विलास जब छुट्टियों में घर आते तो ममता की बड़ी हंसी उड़ाते। काश तू बेटा होती तो तू भी शहर पढ़ने जाती, अरविंद अक्सर कहता। ममता मन महसूस कर रह जाती। आंसू निकल आते मगर चुपचाप सह जाती थी।
बेटों की पढ़ाई के बढ़ते खर्च से धीरे धीरे हरिशंकर की जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। दुकान का रुपया भी बेटों की पढ़ाई में खर्च हो रहा था। दुकान में माल नहीं भरने के कारण ग्राहकी टूटने लगी थी। पूरी तरह खेती पर निर्भर हो गया था। सही मायनों में बच्चों की पढ़ाई तो अब शुरू हुई थी। अरविंद के सपने बहुत बड़े थे। वो MBBS करके डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर की पढ़ाई रुपया तो लगना ही था। एक एक करके रामरती के सारे गहने बिक गए। स्नातक होते ही विलास की पढ़ाई रोक दी गई। विलास अपने लिए नौकरी तलाशने लगा। ममता के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। बेटा डॉक्टर ही पढ़ रहा था, यह देखकर लड़के वाले बढ़ चढ़ के दहेज मांगते। हरिशंकर बिल्कुल खाली हो चुका था। बेटी का ब्याह करना भी जरूरी था। पास के ही गांव नाचन खेड़ा के एक खेतिया लड़के से ममता की शादी कर दी। शादी के नाम पर आधा खेत बेच दिया। ममता की शादी पे बहुत कम खर्च किया। सारा पैसा अरविंद की पढ़ाई की भेंट चढ़ गया था। कलेक्टर कार्यालय होशंगाबाद में विलास को बाबू की नौकरी लग गई। हरिशंकर नहीं चाहता था कि विलास गांव छोड़कर जाए, मगर विलास नहीं माना, होशंगाबाद चला गया। सब विद्या उठाने के लिए हरिशंकर और रामरती अकेले रह गए थे। बढ़ती निराशा के बीच एक आशा की किरण थी, वो ये कि अरविंद के डॉक्टर बनते ही सारा कर्जा चुक जाएगा। अरविंद की पढ़ाई के आखिरी 2 साल बचे थे। खर्च बहुत बढ़ गया था। हरिशंकर ने पहले खेत फिर मकान छगनलाल साहूकार के पास गिरवे रख दिया। हरिशंकर की परचून की दुकान अब पूरी तरह बंद हो गई थी। उम्र का तकाजा था, उससे दौड़ धूप भी नहीं होती थी। विलास ने अपने दफ्तर में कार्यरत एक लड़की के साथ विवाह कर लिया। यह सुनकर हरिशंकर और रामरती को गहरा सदमा पहुंचा। जब विलास अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने घर आया तो हरिशंकर ने उसे घर में नहीं आने दिया। उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी ने बहुत ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया हो। विलास अपनी पत्नी के साथ वापस चला गया, मगर गांव में हुई इस बदनामी के डर से हरिशंकर कितने दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उधर फसल बिकते ही छगनलाल साहूकार ब्याज के नाम पर आधी से ज्यादा रकम ले जाता। अब तो ऐसा लगने लगा था कि वो साहूकारों के लिए कमा रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कहते हैं चमकते सितारों पे सबकी नजर रहती है। MBBS होते ही अरविंद भी अमेरिका चला गया। जाते समय बहुत बड़े बड़े वादे कर गया, मगर सब झूठे साबित हुए। अमेरिका जाने के बाद उसने बूढ़े माता पिता की सुध नहीं ली। हरिशंकर और रामरती की हालत गांव में किसी से छिपी नहीं थी। जो दिन आए बुरे आए, जितने मुंह उतनी बातें। अरविंद अब क्या लौटेगा, उसने भी अमेरिका में किसी गोरी मैन से शादी कर ली होगी। गांव वाले हरिशंकर के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नाखून चुभोने लगे थे। मौके का फायदा उठाकर छगनलाल साहूकार ने एक दिन खेत पर कब्जा कर लिया।